बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास श्रृंखला हमारी चल रही है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे औद्योगिकीकरण और विऔद्योगीकरण पे। तो आइए देखते हैं औद्योगिकीकरण या विऔद्योगीकरण को। औद्योगिकीकरण भारत के हिसाब से देखेंगे तो अनौद्योगिकरण अनौद्योगिकरण या इसे कहते थे विऔद्योगीकरण। आज जो हमारा चैप्टर होगा अनौद्योगिकरण या विऔद्योगीकरण, तो ये समय है 1850 का। 1850 प्लस में देखेंगे आज हम। तो 1850 से 1800 से 1850, 1800 से 1850, 50 के बाद 1800 लगभग 60 तक। उसके बाद तीसरा चरण चालू हो जाता है 1850 के बाद, जिसमें पूंजीपतियों ने क्या किया, भारत में जो इंग्लैंड के पूंजीपति थे वो भारत में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे, इसलिए क्योंकि वो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे औद्योगिकरण के नाम से क्या किए, पूंजी का निवेश किया। तो आइए देखते हैं, ये तो बाद की चर्चा है, अभी देखेंगे 1850 से 1850 का जो समय था इसका नाम था अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण के नाम से जाना गया। ठीक, इसके बाद इसी में औद्योगिकरण के इस दौर में क्या हुआ, जहां इंग्लैंड में उद्योगों का विकास हो रहा था, वहीं भारत में क्या हो रहा था, भारत में उस समय उद्योगों का पतन हो रहा था। क्योंकि यहाँ से ये लोग क्या करते थे, ब्रिटेन के लोग, यहाँ से जो पूंजीपति थे ब्रिटेन के, वो यहाँ से कच्चा माल उठाते थे, तो किसानों की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ रहे थे। अभी आगे बताएंगे क्या है। तो ये जो काल हुआ इसमें औद्योगिक जब ब्रिटेन में उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिकीकरण चालू हुआ, तो भारत में उस समय क्या हुआ, उद्योगों का पतन होना चालू हुआ। तो उद्योगों का पतन का समय था ये, कहाँ पे, भारत में। भारत में उद्योगों के पतन का दौर ये चल रहा था 1765 से 85 के बीच। 65 से 85 का समय जो था, इस बीच क्या हुआ, इंग्लैंड में कुछ साइंटिस्ट हुए, जैसे एक थे, इनका नाम था हैरी ग्रीव्स ने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने कताई मशीन का यहाँ पे आविष्कार हो गया। तो क्या होता था, अब वहां पे बुने बुनाए कपड़े कताई मशीन, धागा की कताई, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो किसान थे जो चरखा चला करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनका चरखा बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा, क्योंकि यहाँ से जब कच्चा माल उठा के वो ले जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, अपना तो आविष्कार कर लिए मशीन द्वारा, यहाँ से अच्छा बुन करके भारत में ला करके सस्ते दामों में बेच रहे थे, तो इनका धंधा तो बंद होना स्वाभाविक था। तो हैरी ग्रीव्स ने क्या किया, कताई मशीन का आविष्कार। कताई मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद आते हैं जेम्स वाट साहब। जेम्स वाट ने क्या किया, भाप के इंजन का निर्माण किया। इसके बाद एक आते हैं, इनका नाम था आर्कराइट, इन्होंने वाटर फ्रेम का, आर्कराइट किस चीज का निर्माण किया था, तो वाटर फ्रेम का निर्माण इन्होंने किया। इसके बाद आते हैं क्रॉम्पटन, एक थे क्रॉम्पटन, आज भी क्रॉम्पटन के नाम से कंपनी चल रही है, तो क्रॉम्पटन थे, इन्होंने म्यूल का आविष्कार किया, म्यूल। इसके बाद कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। कार्टराइट ने किस चीज का, तो पावर लूम का आविष्कार कर दिया। अब यहां देखते हैं हम कि जब सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे भारत का कपड़ा उद्योग हुआ था। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ था, जो उद्योग भारत में सबसे ज्यादा पतन हुआ था, वो कपड़ा उद्योग, क्योंकि कच्चा माल उठा के वो लेके जाते थे अपना वहां से।
अपने यहाँ मशीनों में बनाते थे। मशीनों में बनाने के बाद वो लोग क्या करते थे, भारत में लाते थे। यहाँ से सस्ते दामों पर कपड़ा लेके कच्चा माल लेके जाते थे। वहाँ पे उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, वो क्या करने लगे, भारत में लाने लगे। प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण यहाँ, और वही आदमी जब काम करता था तो एक कपड़ा एक दिन में तैयार करता था, वही मशीनें क्या करती हैं, हजारों कपड़े तैयार करती हैं। तो यहाँ पे ला करके उनका उद्योग विकसित था, इसलिए यहाँ पे ला करके वो भारतीय बाजारों में पटक देते थे, तो सस्ता भी बेचते थे, तो जिससे कि भारत का उद्योग हतोत्साहित होने लगा। तो ये तो थे यहाँ के कुछ आविष्कारक। इसके बाद इसमें परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर गवर्नर जनरल जो थे भारत के उस समय बेंटिंक थे। कौन थे? बेंटिंक थे। इन्होंने बोला था, क्या बोला था कि इस दुर्दशा का व्यापार इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में क्या नहीं है, जोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां, आता है क्वेश्चन में कभी कभी पीसीएस वगैरह एग्जामों में, भारतीय बुनकरों की किसने कहा था? बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के उस समय तत्कालिक गवर्नर जनरल थे, जब ये दौर चल रहा था उस समय क्या कहा था बेंटिंक ने? कभी कभी पीसीएस जैसे एग्जामों में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इस फला शब्द को किसने कहा था। तो इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने कहा था इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। तो ध्यान रखना, इस कथन को किसने कहा था? तो बेंटिंक ने कहा था। बेंटिंक ने जो कहा था ये यही है। और इसके बाद एक आते हैं विद्वान थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति, इन्होंने जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति थी उस नीति को इन्होंने घिनौनी नीति की संज्ञा दी थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने इस नीति को घिनौनी नीति की संज्ञा दी थी। भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जो जाना गया, ये दौर था 1860 का दौर था। उस समय क्या हुआ था? उसके पहले 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं विद्रोह जो हुआ था, उस विद्रोह के बाद का जो दौर चला उसे तृतीय चरण का पूंजीवाद कहा गया। उपनिवेशवाद का तीसरा चरण, उपनिवेशवाद का तीसरा चरण कब हुआ था? तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का प्रथम विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह भड़का था उसके बाद का समय है ये, लगभग 1858 से 60 के बीच का समय है। ये उपनिवेशवाद का तीसरा चरण या तीसरा दौर था। ये काफी, इसी दौर को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? घिनौनी नीति कहा था। इस जो ब्रिटिश की नीति थी भारत में उसे घिनौनी नीति की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। इस तीसरे दौर के 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश और भारत के रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी, जो रूढ़िवादी थे, प्रतिक्रियावादी थे, तत्व थे, इन दोनों का क्या हुआ? मेल मिलाप हो गया। रूढ़िवादी, अब 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद जो भारतीय और इंग्लैंड दोनों, ऐसा नहीं है कि भारत में ही रूढ़िवादी हैं, हर जगह रूढ़िवादी मिलेंगे। तो जो रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी लोग थे ये क्या करते थे? आपस में मेल मिलाप कर लिए, आपस में मिल गए। तो तीसरे दौर की बात चल रही है। तो तीसरे दौर में ये दोनों जो थे क्या हुए? इनका मिलाप हो गया। इन तत्वों की वाणिज्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विकास हुआ, सड़क विकास, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, उसके बाद कृषि में सिंचाई की व्यवस्था जो हुई, और
डाक, तार, बैंकिंग की व्यवस्था उसी समय भारत में चालू हुई। लेकिन ये भारत के लिए नहीं थी, ये भारत के लिए नहीं थी। ये अंग्रेज जो थे वो अपनी व्यवस्था के लिए यहाँ पे क्या किए, इन जगहों पर निवेश किए। जैसे रेल हो गया, रेल, इसके बाद डाक व्यवस्था, और क्या था इसमें, सड़क परिवहन, और बैंकिंग, बैंक की व्यवस्था। फिर इसके बाद आता है सड़क हो गया, रेल हो गया, डाक हो गया, तार की व्यवस्था आदि। जो यहाँ पे क्या हुआ, ये सामाजिक व्यवस्थाएं, नाम तो था सामाजिक व्यवस्थाएं, आम आदमियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन भारत में उस समय ऐसे व्यक्ति थे का जो लगभग 90% व्यक्ति ऐसे ही थे कि जो रेल का टिकट खरीद नहीं सकते थे। तो भारत के लिए नहीं थी वो, जो व्यवस्था थी वो अंग्रेज अपने लिए कर रहे थे। अभी आगे वाले चैप्टर में या इसी चैप्टर में जब हम बताएंगे कि रेल व्यवस्था में जो पूंजीपतियों ने अपना निवेश किया तो वो क्यों किया, और भारत सरकार ने क्यों इसका प्रयोग करवाया भारत में। तो देखते रहिए वीडियो को। रेल, डाक, सड़क आदि जो व्यवस्थाएं हुई ये भारत में उस समय प्रारंभ हुई, जिसमें अंग्रेज के पूंजीपति जो थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंग्रेज पूंजीपतियों ने, इसका कारण भी था, यहाँ पे क्या था, भारतीय लोग गरीब थे, हम गरीब लोग हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हम अशिक्षित भी थे और ये शिक्षित थे। तो ये लोग ये जानते थे, इनको ये पता था कि यदि हम भारत में पूंजी की व्यवस्था करेंगे, पूंजी का निवेश करेंगे, तो हमारी जो कमाई की पूंजी, अतिरिक्त पूंजी होगी, वो हमारी संरक्षित पूंजी रहेगी। और किसी देश में क्या था कि वहां जो विकसित देश थे, जो उस समय औद्योगिकीकरण के दौर में शामिल हुए थे, अगर वहां पे ये लोग निवेश करते तो वहां प्रतिस्पर्धा होती। लेकिन भारत में ऐसी प्रतिस्पर्धा भारतीयों द्वारा नहीं थी, जो थी औद्योगिकीकरण देशों द्वारा ही यहाँ पे प्रतिस्पर्धा थी। तो इस प्रकार क्या हुआ, यहाँ पे पूंजीपतियों ने निवेश करना शुरू किया। 1860 के बाद भारत में पूंजी निवेश की शुरुआत बड़े पैमाने पर होने लगी। 1860 के बाद यहाँ पे पूंजी का निवेश बड़े पैमाने पर होना शुरुआत होती है। इसके बाद पूंजी निवेश वाले प्रमुख क्षेत्र जो थे उसमें कौन कौन से थे, सरकार को ऋण देना, सरकार भी, अंग्रेज सरकार भी ऋण लेती थी पूंजीपतियों से, उसमें पूंजीपतियों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो इसमें पहला था तो सरकार का ऋण देना, दूसरा जो था वो था रेल निर्माण में, तीसरा था सिंचाई निर्माण में, और उसके बाद जो सिंचाई परियोजनाएं चली थी उसके निर्माण में। फिर इधर आते हैं तो चाय, काफी, रबर के बाग, कोयला क्षेत्रों को, जो कोयला का खनन की भी शुरुआत हो चुकी थी उस समय भारत में, तो कोयला खनन में भी निवेश करना था। रबर के बागानों में इनका काफी फायदा होता था, तो वहां निवेश कर रहे थे ये लोग। रेल विभाग में ये लोग निवेश कर रहे थे, ये जो भारत सरकार द्वारा चलवाई गई थी, जो रेल चलवाई गई थी, क्योंकि भारत सरकार को चाहिए था कि भारत से कच्चा माल किस तरीके से, कितनी सुविधाजनक स्थिति में बंदरगाहों तक पहुंच जाए। तो सबसे बड़ा कारण था बंदरगाहों तक भारतीय मालों को, कच्चे मालों को पहुंचाना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह के बाद सरकार यहाँ की सतर्क हो गई, उसने रेल निर्माण का कार्य इसलिए भी प्रारंभ किया कि कहीं भी अगर विद्रोह होता है तो हमारे सैनिक वहां पे जल्द ही पहुंच जाएं। तो ये दो कारण महत्वपूर्ण थे भारत में रेल निर्माण के। तो यहाँ पे जूट मिलें लगाई गई, जहाजरानी का भी विकास हुआ, उसके बाद बैंकिंग आदि का जो विकास हुआ, इसमें क्या किए, अंग्रेज पूंजीपति जो थे वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे। तो ये औद्योगिकीकरण का दौर चल रहा है। इसके बाद हम इसमें पहला क्षेत्र जो सबसे ज्यादा पूंजीपतियों ने सबसे ज्यादा जो पूंजी का निवेश किया था वो था सरकार को ऋण देना, सार्वजनिक क्षेत्रों में ऋण का वितरण करवाना। सरकार को ऋण देते थे, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों, सार्वजनिक कार्यों के लिए वो ऋण वितरण करवाती थी। तो सबसे ज्यादा पूंजीपति यहाँ पे मिलेंगे। सबसे ज्यादा पूंजी का निवेश जो हुआ ऋण क्षेत्रों में, सार्वजनिक ऋण क्षेत्रों में। और दूसरा सबसे ज्यादा निवेश जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो भारतीय रेल व्यवस्था में होता है। जब भारत में रेल चलाई गई उस समय सबसे दूसरे स्थान पर जो पूंजीपति थे, दूसरे नंबर पे आते हैं ये पूंजीपति नहीं, जो दूसरे नंबर का भारत में सार्वजनिक क्षेत्र आता है
वहां पे पूंजीपतियों ने काफी ज्यादा योगदान किया, पूंजीपतियों ने अपना पैसा निवेश किया। तो ठीक है, कल हम पढ़ेंगे भारतीय रेल को अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।